गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 की एक्सरसाइज, जिसका सॉल्यूशन कल आपको सेंड कर दिया गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंजेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। मीनिंग क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे चेंज हो जाएगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर उनके डिस्टेंस को हम हाफ कर दें। तो स्टार्टिंग में हम सपोज करते हैं दो ऑब्जेक्ट हमारे पास है, एक का मास m1 है और दूसरे का मास जो है वो m2 है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस अगर हम r कंसीडर करते हैं तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बनेगा कैपिटल G m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला बनता है किसके लिए, फोर्स के लिए। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। बट अब ये क्या कर रहा है, डिस्टेंस को अगर हाफ कर दे तो फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मीनिंग अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, पहले r था, अब कितना कर देते हैं, r/2 कर देते हैं, तो फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो नया फोर्स हम निकाल लेंगे कैपिटल G m1 m2, r की जगह कितना पुट करेंगे, r/2 पुट कर दें क्योंकि हाफ हो गया। तो यहाँ से ये आ जाएगा कैपिटल G m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4। अब ये 4 जो है वो कहाँ चला जाएगा, सिंपल मैथमेटिक्स यूज करना है, 4 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा G m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और ये जो फॉर्मूला ये हमने किसके लिए लिखा था, F के लिए लिखा था। इक्वेशन 1 में आप देख सकते हो F के लिए लिखा है। तो F डैश जो न्यू फोर्स आएगा दैट इज इक्वल टू 4 इंटू एफ, यानी कि फोर्स जो है वो कितने टाइम हो जाएगा, जो पहले ग्रेविटेशनल फोर्स लगा था उसका 4 टाइम हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखें, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेज, वाई देन ए हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन ए लाइट ऑब्जेक्ट। मीनिंग क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सभी ऑब्जेक्ट्स पर उनके मास के प्रोपोर्शनल लगता है। हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, क्योंकि इसका मीनिंग क्या है सेकंड क्वेश्चन में, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है F, ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के, यानी कि मास जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ज़्यादा होगा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है, वाई देन ए हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन ए लाइट ऑब्जेक्ट। इसका मीनिंग क्या है, जब हम ऊपर से दो ऑब्जेक्ट को गिराते हैं, एक हैवी ऑब्जेक्ट है एक लाइट ऑब्जेक्ट है, और अर्थ के सरफेस की तरफ ये मूव करते हैं, मान लो ये अर्थ का सरफेस है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट अगर एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दें तो दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ नीचे आते हैं, हैवियर ऑब्जेक्ट भी और लाइट ऑब्जेक्ट भी। तो इनमें से ये हैवी ऑब्जेक्ट जो है ये फास्ट क्यों नहीं मूव करता, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका सोल्यूशन देखिए क्या हो। मीनिंग क्या, अगर हम कंसीडर करें, अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला देखें, दिस इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M डिवाइड बाई आर स्क्वायर। मीनिंग अर्थ का रेडियस हम कंसीडर करें अगर कैपिटल R, अर्थ का मास कंसीडर करें M, ये क्या है हमने अर्थ कंसीडर किया है, और दो ऑब्जेक्ट, जब एक हैवी ऑब्जेक्ट जिसका मास हमारा है m1 और दूसरा जो लाइट ऑब्जेक्ट जिसका मास हमारा है m2, मीनिंग ये बड़ा ऑब्जेक्ट है, बड़ा बना देता हूँ थोड़ा सा, और ये थोड़ा छोटा है। जब ये मूव करेंगे, इनका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का अगर हम फॉर्मूला देखें, एक्सेलरेशन जो इनमें प्रोड्यूस होगा उसका जो फॉर्मूला है वो Gm/r², जिसकी वैल्यू अर्थ के लिए फिक्स है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीनिंग दोनों ही ऑब्जेक्ट के लिए G की वैल्यू फिक्स है। ये जो स्मॉल g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये इनके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये किसका, ये मास किसका, ये अर्थ का मास है, ना कि इन ऑब्जेक्ट का मास। तो इसका मीनिंग क्या है, G की वैल्यू जो है वो फिक्स है हर एक ऑब्जेक्ट के लिए जब वो अर्थ की तरफ मूव करेंगे। तो इसलिए दोनों ही ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो इक्वल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और इनकी अगर फाइनल स्पीड निकाले, मान लो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की हम फाइनल स्पीड निकालें, तो इसका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, दिस इज इक्वल टू a इंटू टी। एक्सेलरेशन a की जगह क्या आ जाएगा, g आ जाएगा gt, और u1 है 0, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की क्या है 0, रेस्ट से जा रहे हैं दोनों, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसकी u1 भी 0 है और सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए u2 भी क्या है 0। तो फाइनल वेलोसिटी जो आई इसकी दिस इज इक्वल टू gt। और अगर सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए हम करें v2, दिस इज इक्वल टू u2 प्लस gt। टाइम अगर दोनों के लिए सेम है तो यहाँ पर u2 भी 0 है और v2 की वैल्यू भी हमारी क्या आती है gt, मीनिंग दोनों की वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू क्या आएगी v2, यानी कि दोनों की फाइनल वेलोसिटी जो आएगी वो इक्वल आएगी। जब फाइनल वेलोसिटी इक्वल है, वो मास पर डिपेंड नहीं कर रही है, इसका मीनिंग दोनों ही ऑब्जेक्ट एक साथ आएंगे, कोई फास्टर नहीं आएगा कोई स्लोअर नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन था। तो सिंपल सा इसका आंसर है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फिक्स है 9.8 है दोनों ऑब्जेक्ट के लिए, m1 के लिए भी m2 के लिए भी, इसलिए इनकी वेलोसिटी भी क्या होगी, वो इक्वल वेलोसिटी के साथ अर्थ के सरफेस पर आएंगे। ठीक है।
नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस। मीनिंग अर्थ और ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना एक ऑब्जेक्ट और एक अर्थ के बीच में, जब ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के सरफेस पर रखा हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मान लो ये हमारी अर्थ और यहाँ पर है वो ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का मास m1 और अर्थ का मास ये इसका मास स्मॉल m कंसीडर कर लेते हैं ऑब्जेक्ट का, और इसका मास कैपिटल M। अर्थ का जो रेडियस है वो r है। तो इस ऑब्जेक्ट का जो रेडियस है अर्थ के रेडियस से कंपेयर में वेरी स्मॉल है, तो इस r को ही हम इनके दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कंसीडर करेंगे। तो r जो है अर्थ का रेडियस जो गिवन है वो 6.4 × 10⁶ मीटर गिवन है, और अर्थ का जो मास गिवन है वो 6 × 10⁴ kg गिवन है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल m ये भी गिवन है 1 kg। तो मीनिंग ये डाटा हमारे पास गिवन है, तो हमें सिर्फ फोर्स फाइंड आउट करना है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लगा देंगे, F = कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई r²। तो वैल्यू पुट करनी है। कैपिटल G की जो वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 होती है, ये -11 कैपिटल G की वैल्यू है, फिक्स है यूनिवर्स के अंदर, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और अर्थ का जो मास है कैपिटल M उसकी वैल्यू 6 × 10⁻24, और m जो है स्मॉल m जो है वो 1 kg गिवन है, और डिवाइड बाई r²। r की वैल्यू जो है 6.4 × 10⁻6, और इसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे। तो इसको हमें सॉल्व करना है सॉल्व करना है इसको पूरे को, आप अपने आप सॉल्व करोगे इसको, और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा 9.77 न्यूटन, या इसको हम राउंड ऑफ करके अगर लिखते हैं तो ये आ जाएगा 9.8 न्यूटन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। सीधा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, वैल्यूज पुट करनी है, सिर्फ कैलकुलेशन का काम है जो आप अपने आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है इसके बाद, द अर्थ एंड मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। मीनिंग अर्थ और मून एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद ए फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर और सेम एज द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट द अर्थ एंड वाई। मीनिंग क्वेश्चन में क्या पूछा है, अर्थ और मून एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, और पूछा है क्या अर्थ मून को ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगी या कम फोर्स से अट्रैक्ट करेगी, या उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट करेगी जितने से मून जो है वो अर्थ को अट्रैक्ट करता है, और ऐसा क्यों है। तो रीज़न भी देना है साथ में, ऐसा क्यों है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। अब देखो न्यूटन का ग्रेविटेशन का रूल क्या कहता है भी, जितना फोर्स, अब देखो अगर मैं एक ये अर्थ कंसीडर करता हूँ, अर्थ है, ई से लिख दिया अर्थ, और इधर कंसीडर करता हूँ ये मून है, मून को मैंने लिख दिया है एम से। मून और अर्थ एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ मून के ऊपर लगाएगी उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मून अर्थ के ऊपर भी लगाएगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग है जो फोर्स लगेगा दोनों के बीच में वो सेम लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा, सेम फोर्स लगेगा। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ए और बी, अगर दो ऑब्जेक्ट हमें गिवन है उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो फोर्स जो है इक्वल लगेगा और अपोजिट डायरेक्शन में लगता है एक दूसरे के ऊपर। तो इसका मीनिंग मून और अर्थ जो है वो एक दूसरे को क्या करेगी, सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर इसका है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मून एंड अर्थ इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में क्या रहेगा, इक्वल, यानी कि उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। जितना फोर्स अर्थ लगाएगी मून पर उतना ही फोर्स मून जो है किसके ऊपर एक्सर्ट करेगा, अर्थ पर एक्सर्ट करेगा। एंड अपोजिट इन डायरेक्शन ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ़ द मून अट्रैक्ट द अर्थ वाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवार्ड द मून। मीनिंग क्या है, जब
मून जो है अर्थ को अट्रैक्ट करता है, तो अर्थ मून की तरफ क्यों मूव नहीं करती है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर हमें देना है, अगर हम यहाँ पर ये कंसीडर करें कि मून जो है वो अर्थ को अट्रैक्ट करता है, अर्थ को अट्रैक्ट करता है, तो मून अर्थ के ऊपर फोर्स लगाएगा और अर्थ के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। मान लो एक्सेलरेशन जो है ए जो है वो दैट इज एक्सेलरेशन इन अर्थ, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अर्थ। अर्थ के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो कितना है, ए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। और मास जो है अर्थ का एम, एम क्या मास ऑफ अर्थ है। तो जो फोर्स अर्थ के ऊपर लगेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ कितना लगेगा, एम इंटू ए लगेगा। ये क्या, फोर्स ऑन अर्थ बाय द मून। मून जो फोर्स लगाएगा वो कितना लगाएगा, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब यहाँ पर जो ये एक्सेलरेशन है, क्योंकि मास जो है, मास ऑफ अर्थ इज़ वेरी लार्ज। अर्थ जो है, अर्थ का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा मास होता है अर्थ का। सो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अर्थ इज़ वेरी स्मॉल, इज़ वेरी स्मॉल। अर्थ के अंदर जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा वो बहुत कम प्रोड्यूस होता है। तो जो अर्थ की मूवमेंट है, हैंस द मूवमेंट ऑफ अर्थ, अर्थ की जो मूवमेंट है टुवार्ड्स द मून, मून की तरफ, टुवार्ड्स द मून इज नॉट नोटिसेबल, इज नॉट या नोटिस्ड कह सकते हो आप। तो ये जो मूवमेंट होगी अर्थ के अंदर वो नोटिसेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा और एक्सेलरेशन जो है वो बहुत स्मॉल होता है। इसी वजह से हमें जो मून है वो अर्थ जो है वो मून की तरफ मूव करते हुए नज़र नहीं आती है। यही रीज़न है इसका। तो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन हमारा गिवन है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट हैपन टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, मीनिंग फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो गिवन है उसका फर्स्ट पार्ट गिवन है, द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। अगर हम जो मास को डबल कर देते हैं, एक ऑब्जेक्ट के मास को, मान लो हमारे पास एक m1 गिवन है, एक बॉडी का मास, ये हमारी बॉडी है, एक इसका मास m1 है, और दूसरी बॉडी है इसका मास हमारा है m2। मान लो ये b है, इसका मास कितना है m2, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो r है। तो सबसे पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है Gm1m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो फर्स्ट पार्ट सबसे पहले इसका गिवन है कि द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का मास डबल है। मान लो m1 का डबल कर देते हैं हम, m1 का जो मास है वो डबल कर देते हैं। कितना कर देते हैं, इसको मैं m1 डैश लिख देता हूँ, नया मास लिख देता हूँ m1 डैश, और ये मास जो आया कितना हो गया है 2m1। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा, अब कितना लगेगा, कैपिटल G, m1 की जगह m1 डैश आ जाएगा, नया मास आ गया, और यहाँ हो जाएगा m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे m1 डैश की, हम नया फोर्स आ गया, ये हमारा न्यू फोर्स। तो दिस इज इक्वल टू G, m1 की जगह डबल हो गया 2m1 हो जाएगा, इनटू में m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। तो यहाँ से ये जो फैक्टर आएगा 2 आगे आ जाएगा, कैपिटल G m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। तो मीनिंग क्या है, यहाँ पर जो फोर्स आ गया है दिस इज इक्वल टू, फोर्स पहले लगा हुआ था उसका कितना हो जाएगा डबल, यानी कि मास को डबल करने से, एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल करने से फोर्स भी कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कितना हो गया, फोर्स डबल हो गया। इसका सेकंड पार्ट करते हैं अब हम, द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपलेड। अगर डिस्टेंस को डबल कर दे और डिस्टेंस को क्या कर दे, ट्रिपल कर दे, तब क्या इफेक्ट पड़ेगा।
तो फर्स्ट केस लेते हैं व्हेन डिस्टेंस इज डबल्ड। अगर डिस्टेंस को डबल कर दे, यानी कि आर डैश को मैं नया डिस्टेंस जो है वो कितना राइट कर देता हूँ, डबल कर देता हूँ 2r, तो नया जो फोर्स आएगा एफ डैश दिस इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2, और r की जगह कितना पुट करना पड़ेगा हमें 2r, तो ये आ जाएगा कैपिटल जी m1 m2 डिवाइड बाई 4r का स्क्वायर। अब देखो 1/4 इधर आ जाएगा, और ये जो बाकी का जो बचा हुआ वो क्या है एफ, यानी कि नया जो फोर्स आएगा 1/4 टाइम हो जाएगा किसका, जो पहले दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगा हुआ था। और इसी क्वेश्चन का अगर हम बी पार्ट देखें, व्हेन डिस्टेंस इज ट्रिपल्ड, डिस्टेंस इज ट्रिपल कर दे अगर डिस्टेंस को हम, ये देखो गिवन है, अगर डिस्टेंस को क्या कर दो ट्रिपलेट कर दे, डबल कर दिया था ऊपर, यहाँ पे ट्रिपलेट कर दिया इसको, ट्रिपलेट मीनिंग डिस्टेंस जो नया है उसको 3r कर दिया है, तो अब जो नया फोर्स लगेगा दिस इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 डिवाइड बाई r की जगह कितना पुट कर देंगे 3r पुट कर देंगे, ट्रिपल कर दिया इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जी m1 m2 डिवाइड बाई 9r स्क्वायर। तो यहाँ से जो नया फोर्स आया है वो नया फोर्स 1/9 टाइम हो गया जो पहले फोर्स था उसका। तो ये था क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं, सिक्स्थ का जो थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। द मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, मासेज ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड, दोनों का ऑब्जेक्ट का मास डबल कर देते हैं, यानी कि m1 की जगह हम कितना पुट कर देंगे, m1 को रिप्लेस कर देंगे 2m1 से, m2 को रिप्लेस कर देंगे कितने से 2m2 से। तो अब हमें फाइंड आउट करना है क्या इफेक्ट पड़ा है फोर्स पर, तो नया जो फोर्स आएगा एफ डैश दिस इज इक्वल टू कैपिटल जी 2m1 2m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। डिस्टेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि डिस्टेंस नहीं चेंज करना है इस क्वेश्चन में हमें, तो कैलकुलेशन करनी है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 4g m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यानी कि नया जो फोर्स आया वो 4 टाइम हो गया किसका, जो पहले फोर्स लगा हुआ था जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि इम्पोर्टेंस लिखनी है, इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इम्पोर्टेंस क्या मीनिंग, कहाँ पर इसका यूज हो रहा है, एक तरह से हमें इसकी एप्लीकेशन या इसकी यूज राइट करना। तो सबसे पहले फर्स्ट इम्पोर्टेंस लेते हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो फर्स्ट आ गया इसका इम्पोर्टेंस, ऑल द प्लैनेट्स revolves around the sun due to gravitational force, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूव करते हैं सभी प्लैनेट सन के अराउंड। या हम ये भी कह सकते हैं भी जो सोलर सिस्टम है हमारा उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसकी एग्जिस्टेंस के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। दस व्हाट वी कैन से gravitational force is responsible for the existence of the solar system। हमारा जो सोलर सिस्टम है, सन और जितने भी प्लैनेट्स उसके अंदर हैं, ठीक है, वो किसकी वजह से एग्जिस्ट करता है, प्लैनेट्स और सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हुआ है। तो सेकंड हम राइट कर सकते हैं, जो ओशियन के अंदर आपने देखा होगा वाटर का लेवल कभी ऊपर हो जाता है कभी नीचे हो जाता है, यानी कि टाइड्स जो आते हैं ओशियन के अंदर, टाइड्स इन द ओशियन आर फॉर्म ड्यू टू, टाइड्स इन द ओशियन are formed due to gravitational force between moon and the water in ocean, gravitational force between moon and water, जो ओशियन के अंदर वाटर है।
तो मीनिंग क्या है यहाँ पे, जो टाइड्स आते हैं वाटर का, जो अप और डाउन होता है ओशियंस के अंदर, वो किसकी वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, जो मून और अर्थ है उसकी वजह से होता है। नंबर थर्ड जो है हमारा, थर्ड नंबर पर अगर हम जाए, नेक्स्ट यूज इसका करें, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है प्लैनेट और सैटेलाइट के बीच में लगता है, वो डिसाइड करता है कि किसी प्लैनेट का मून होगा या नहीं होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स between a planet and its satellites सैटेलाइट, जैसे कि अर्थ का जो सैटेलाइट है वो मून होता है, अर्थ का आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है, मून है, डिसाइड करेगा whether a planet has a moon और नॉट। मीनिंग क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ये डिसाइड करता है कि किसी भी प्लेनेट का कोई सैटेलाइट होगा या नहीं होगा। ये भी किसकी वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। अब देखो मरकरी और जो हमारा जो सैटेलाइट है, सॉरी जो प्लेनेट है मर्क्यूरी और विंस जो हमारा है हैज़ नो सैटेलाइट। क्यों नहीं है इनका सैटेलाइट, क्योंकि इनका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत कम है। तो मीनिंग ग्रेविटेशनल फोर्स डिसाइड करता है किसी सैटेलाइट, किसी भी प्लैनेट का आर्टिफिशियल सैटेलाइट होगा या ये जो सैटेलाइट है ये होगा या नहीं होगा, नेचुरल सैटेलाइट होगा या नहीं। इसके बाद फोर्थ हम कर सकते हैं, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी किसकी वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पॉसिबल है। एटमॉस्फेयर गैसेज का जो इन्वॉल्व है ऑफ अर्थ इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। रेनफॉल, स्नोफॉल, ये जो होते हैं रेनफॉल, बारिश आती है, रेनफॉल या स्नोफॉल जो होता है वो भी हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। रेनफॉल और स्नोफॉल, बारिश आती है या बर्फ़ गिरती है और हम लोग अर्थ के सरफेस पर स्टे करते हैं, वो भी किसकी वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड अस। तो बहुत सारे इसकी जो है इम्पोर्टेंस है, आप अपने जनरल लाइफ से लिख सकते हो। देखो हम अर्थ के ऊपर खड़े हैं तो वो भी किसकी वजह से खड़े हैं, वो भी हम किसकी वजह से है, हमारी एग्जिस्टेंस भी जो है अर्थ के ऊपर वो भी किसकी वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। अर्थ इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कोई भी इसमें से 3 आप यूज याद कर सकते हो, बहुत सारे यूज हमने यहाँ पर कर लिए हैं। तो हम अर्थ के ऊपर जो एग्जिस्ट करते हैं या हम स्टे करते हैं, एग्जिस्टेंस की जगह आप ये भी यूज़ कर सकते हो, हम अर्थ के ऊपर स्टे करते हैं, वो भी किसकी वजह से स्टे करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है, व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है, फ्री फॉल का जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम जी से लिखते हैं और जी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम इतनी वैल्यू लेके चलते हैं जी की, तो एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, या हम इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कहीं पे कंसीडर करते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है हमारा, व्हाट डू यू कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। भी अर्थ और मीनिंग क्या, 2 ऑब्जेक्ट के बीच के फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट उनमें से अर्थ हो जाए तो उनके बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या नाम दिया जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, फोर्स ऑफ
ग्रेविटी। मीनिंग क्या है, अगर दो ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट क्या हो जाए अर्थ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या बोलेंगे, ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 9 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस कर लिए हैं, 9 क्वेश्चन और रह गए हैं हमारे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 9 क्वेश्चन। इनको अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।